वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्मैशर्स। आरआरबी एनटीपीसी 2020 के फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका अब तक आए हुए सवाल को सॉल्व किया जा रहा है विद डिटेल सॉल्यूशन एंड कंसेप्चुअल ट्रिक्स। आज उसका पार्ट 4 है। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा वो पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तक 54 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आज नेक्स्ट 55th क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 55th क्वेश्चन, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी देन फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिए एक चीज़ हम लोग को पता है कि जब जितना इक्वेशन दिया जाता है, नंबर ऑफ इक्वेशन जितना होता है उतना ही वेरिएबल कांस्टेंट होता है। ये मेरा पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस हो चुका है। तो इसमें देखिए सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी ए बी सी में कोई एक वेरिएबल होगा जो फिक्स्ड होगा, बाकी दो वेरिएबल को हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सी को 0 ले लेते हैं। जब सी को 0 ले लेंगे तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। अब देखिए एक इक्वेशन अभी भी दो वेरिएबल है, तो अब भी मैं एक वेरिएबल को कुछ भी ले सकता हूँ। तो मैं b को भी 0 ले लेता हूँ तो मेरा a भी ऑलरेडी 0 आ जाएगा। तो जब a भी 0 आ जाएगा तो पहले ही c 0 लेने के चलते a मेरा कैंसिल आउट हो गया, 3abc मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा था a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब b भी जब 0 हो गया और a भी 0 है तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। इसको और भी एक तरीका से आप कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। आप a प्लस बी के साथ c को माइनस करके 0 कर सकते हैं, फिर क्यूबिंग बोथ साइड करके भी आप इस इक्वेशन को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिकोडिंग का है, एनकोडिंग डिकोडिंग का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर जो सिस्टम रहेगा कोडिंग सिस्टम उसको देखिएगा। आपको द लायन वाज स्केयर्ड इसका कोड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हर एक वर्ड को ढूंढना है। तो पहले द, तो आप देखिए जो आपका कोडिंग सिस्टम दिया हुआ है वहाँ पर द कौन सा सिस्टम में है। तो हम देख रहे हैं चारों के चारों सेंटेंस में द दिया हुआ है। तो अब आपको देखना है चारों के चारों कोड में कौन सा ऐसा डिजिट है जो कॉमन है। तो आप देखिएगा 1 है जो सब में कॉमन है, इसका मतलब है द विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 1। अब आपको देखना है लायन। अच्छा, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ साथ लेके चलिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जब मैंने द इक्वल्स टू 1 निकाल लिए तो मेरा एक ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आते हैं लायन का बारी। तो लायन कौन सा सेंटेंस में है, लायन जो है, लायन देखिए इसका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ये लायन होगा। तो लायन आपका पहला सेंटेंस में है और लायन आपका 4th सेंटेंस में है। तो पहला और 4th कोड में 1 छोड़ के और कौन सा डिजिट कॉमन है वो देखिए। तो आपको मिल जाएगा 3 कॉमन है, मतलब लायन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3। मतलब मेरे आंसर में 3 और 1 तो ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए 3 और 1 इसमें नहीं है, तो एक ही सवाल बचता है, दैट इज़ 8731। आप चाहे तो वाज और स्केयर्ड को भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब आपको आंसर मिल गया है तो उसको टिक मार के आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, CEZQ इज कोडेड टू XBQZ। तो पहले तो आपको इसका रिलेशन ढूंढना होगा कि इस कोड से और इस कोड के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि A to Z हमेशा याद रखें। जैसे A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, इस तरह से M आपका 13 होता है, N आपका 14 होता है, O आपका 15 होता है, उस तरह से P आपका 16 होता है। ठीक है, इस तरह से R आपका 18 होता है, S आपका 19 होता है, T आपका 20 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A to Z पहले लिख लीजिए और फिर उसको नंबरिंग कर दीजिए, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग को करना है, दैट इज कंप्लीमेंट पेयर। कंप्लीमेंट पेयर
एक कंप्लीमेंट पेयर क्या होता है, या तो आप लोग हर एक के साथ हर एक को याद भी रख सकता है, ए का कंप्लीमेंट होता है जेड, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इतना याद करने का। एक शॉर्टकट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, कोई भी एक अल्फ़ाबेट को आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं बी ले लिए, तो बी का वैल्यू क्या होता है 2, तो इसका कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए आप सिंपली इसको 27 से माइनस कर दीजिए, तो 27 माइनस 2 करेंगे तो आपको 25 आ जाएगा, तो 25 मतलब होता है y, तो b का कंप्लीमेंट पेयर क्या होगा, y होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, मान लीजिए p है, तो p को क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट अल्फ़ाबेट ढूंढना है, तो इसको 27 से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 11, तो 11 मतलब क्या होता है, k होता है, तो p का कंप्लीमेंट पेयर आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। उसी हिसाब से देखिए हम लोग को एक चीज़ पता है कि एम और एम जो होता है ये कंप्लीमेंट पेयर होता है। क्यों होता है, देखिए 13 को आप 27 से माइनस कीजिएगा तो आपको 14 मिल जाएगा। उस हिसाब से एम और एन क्या होता है, कंप्लीमेंट पेयर होता है। तो कंप्लीमेंट पेयर ढूंढने के लिए सिंपली क्या करना है, 27 से उस डिजिट को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका कंप्लीमेंट पेयर होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी को क्या लिखा गया है, सी को x लिखा गया है, तो हमको पता है सी 3 होता है, तो हम देखेंगे 27 से 3 को माइनस करेंगे तो हमको 24 आ जाएगा, और 24 क्या होता है, x होता है, तो हमको समझ में आ गया कि कंप्लीमेंट पेयर का कंसेप्ट है। अब फिर से एक बात, ऑब्वियसली ऑलवेज आप ऑप्शन देखिए, जब ऑप्शन को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिए स्टार्टिंग से शुरू करने के बजाय आप अंत से शुरू करेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक में Q है, एक में K है और 2 में I है, तो आपका Q और K में कोई एक आ जाए तो आप बिना बाकी निकाल के ही आप टिक मार सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ J, अच्छा यहाँ पर क्या करना है, BDIP, तो P क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखा दिए कि P होता है 16, तो 16 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 27 माइनस 16 दैट इज 11, और 11 क्या होता है, K होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें K है, तो यही आपका उत्तर होगा। स्टूडेंट लोग क्या करता है, समझ तो जाता है लॉजिक, फिर समय बर्बाद करने के लिए क्या करता है, BDIP हर एक अल्फ़ाबेट को क्या करता है, कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, और इसी में टाइम ज़्यादा चला जाता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल, लोड्स इज इक्वल्स टू 4 6 3 2 1, आपको निकालना है डज। ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि डज जो है इस कोड में ऑलरेडी इनहेरिटेड है, आपको सिर्फ मैचिंग करना है। तो डी मतलब 3 आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि डी थर्ड अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर थर्ड डिजिट क्या है, 3 है, तो मतलब डी इज इक्वल्स टू आप 3 लिख सकते हैं, और ओ इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 6 2 1 सिर्फ एक ही में बचा है, बाकी 2 निकालने का आपका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल में चाहते हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 37 10। तो सबसे पहले जब सीरीज़ का बात आता है तो मैंने पहले का जो वीडियो मैंने दिए थे उसमें मैंने सीरीज़ के बारे में चर्चा की है, लेकिन देखिए ये कोई सीरीज़ में जो सीरीज़ है उसमें ये कोई स्लोप नहीं है। स्लोप ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरीज़ में, लेकिन ये कोई स्लोप में नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा 37 10, 3 + 7 आपका 10 आता है, तो एक लॉजिक बन रहा है। तो आपको आगे भी चेक करना होगा, 7 और 9 16, ये 16 बन रहा है, तो 4 और 8 12, मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑड लेटर आपको ढूंढना है, इसमें से ऑड कौन सा है। तो फिर से अब मैंने जो आपको बोले थे कि हर अल्फ़ाबेट का इक्विवेलेंट नंबर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो आई जो होता है, आई क्या होता है, आई 9 होता है, ई जो होता है 5 होता है, और जी जो होता है 7 होता है। तो इसमें से लॉजिक क्या मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ 9 + 5 करेंगे तो 14 होगा, और 14 का हाफ करेंगे तो 7 आएगा। ये एक लॉजिक बन सकता है। तो आगे देखते हैं, एफ बी डी जो है, इसमें एफ क्या होता है, एफ आपका 16 होता है, बी आपका 2 होता है, और डी आपका 4 होता है। इसमें भी देखिए 6 + 2 8, और 8 का हाफ आपका 4 आ रहा है, तो अब तक ऑड नहीं मिला। अब जब सी डब्ल्यू और वाई देख रहा हूँ, सी मतलब आपका 3 होता है, और W जो होता है, W आपका होता है 23। तो 3 और 23 को हम जब मिला लेंगे तो मेरा आ जाएगा 26, और 26 का आधा करेंगे तो आएगा आपका 13।
तो 13 जो है 13 आपका एम होता है, तो एम तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ यही मेरा ऑड है, तो मुझे NJL निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा यहाँ पर ऑड कौन सा होगा, ऑड होगा मेरा CW एंड Y। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, रीजनिंग का क्या दिया है, एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। तो जब भी कोई सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको जितना भी यहाँ पर हिंट्स दिया रहेगा या क्लूज दिया रहेगा या तो बोल सकते हैं आप फैक्ट दिया रहेगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए, लेकिन अब हर एक स्टेटमेंट को, हर एक फैक्ट को पहले ही शॉर्ट हैंड में नोट कर लेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बोला है 6 कजिन बोला है, कोई बात नहीं है, एक सर्कल में 6 आदमी बैठेगा। सेंटर फेसिंग का क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल आर फेसिंग सेंटर, मतलब सब लोग जो होगा, सब लोग का राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा। अब देखिए, अब जो फैक्ट दिया है, फैक्ट को हमको नोट डाउन करना है। तो फैक्ट नंबर 1 कौन सा है, दिव्या इज बिटवीन प्रदीप एंड प्रमोद। तो पहले मैं फैक्ट को लिख लेता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, आपको समझाने के लिए मैं डिटेल्स लिख रहा हूँ। एग्जाम में शॉर्ट हैंड में लिखिएगा, प्रदीप, यहाँ पर दिव्या और यहाँ पर प्रमोद। ये मेरा एक स्टेटमेंट को मैंने लिख लिए। फिर दूसरा है प्रिया इज बिटवीन मनोहर एंड लक्ष्मी। तो प्रिया जो है ये आपका मनोहर और लक्ष्मी के बीच में बैठा है। ये अब जरूरत नहीं है कि कौन मनोहर इधर होगा ना लक्ष्मी इधर होगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब क्या बोले देखिए, मनोहर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, प्रदीप एंड मनोहर। तो ये भी मैं लिख लेता हूं कि प्रदीप जो है, प्रदीप और मनोहर जो होगा ये एक दूसरे के आमने सामने होगा। तो चलिए, मैंने जितना भी स्टेटमेंट व फैक्ट दिया हुआ था उसको मैंने नोट डाउन कर लिए। अब मैं ड्रॉ करता हूँ। तो पहले बोला एक सर्कुलर टेबल जिसमें 6 आदमी बैठेगा, तो ये मेरा 6 सीटिंग हो गया। अब ये हमेशा याद रखिएगा, सर्कुलर टेबल में ये पोजीशन आपका होता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक आदमी को यहाँ पर बैठा दीजिए और उस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट को आगे बढ़ाइए। तो मैं क्या करता हूँ, दिव्या को यहाँ पर बैठा देता हूँ। तो जब मैं दिव्या को यहाँ पर बैठा दिए तो मेरे यहाँ पर हो गया आपका प्रमोद और यहाँ पर हो गया मेरा प्रदीप। अब 3 सीट बचा है, तो 30 में कौन कौन होगा, यहाँ पर प्रिया होगा। अब जब मैंने यहाँ पर मनोहर बैठाने जाएंगे तब देखिए मनोहर का ऑपोजिट में प्रमोद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो प्रदीप के ऑपोजिट में बोला है, मतलब मनोहर मेरा यहाँ पर होगा और जो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी मेरे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि प्रिया का ऑपोजिट में कौन है, तो प्रिया के ऑपोजिट में मेरा कौन आ रहा है, दिव्या आ रहा है। ठीक है, तो दिव्या यहाँ का राइट आंसर होगा। देखिए, ये तो बिना ड्राइंग ही आप कर सकते थे। जब 3 आदमी का ही सिटिंग अरेंजमेंट है और इसमें कोई कॉमन आदमी नहीं है, तो ऑब्वियसली दिव्या और प्रिया का पूछा है, तो प्रिया के ऑपोजिट में कौन होगा, प्रिया के ऑपोजिट में दिव्या ही होगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसको डिटेल्स में करवाया है, नहीं तो यहाँ से भी आप बोल सकते थे प्रिया के ऑपोजिट दिव्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर सेल इज 20% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस, हाउ मच % डज द डीलर गेन बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। यहाँ पर एक वर्ड छूट गया होगा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हाइक्ड फॉर सेल इज हाइक्ड। यहाँ पर हाइक्ड होना जरूरी है, नहीं तो मतलब नहीं बनता है। हाइक 20% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, इसको आप 100 ले लीजिए, तो 20% हाइक किया है। 20% हाइक करेगा तो एमपी मेरा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर 120 के ऊपर क्या किया है उसने 20% 15% उसने डिस्काउंट दिया है। तो 120 का 15% कितना होगा, 10% 12 और 5% मतलब आधा 6, 18 होगा। तो 120 का 18 लेस कर देंगे तो ये बन जाता है 102। तो 100 से 102 मतलब 2 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है अपॉन 100, तो आप बोल सकते हैं 2% उसको गेन होगा। आगे बढ़ते,
अ सेल एन आर्टिकल टू बी ऑन 20% प्रॉफिट, मतलब ए बी को सेल किया है 20% प्रॉफिट में। मतलब ए मान लीजिए कोई आर्टिकल को 100 रुपीज़ में खरीदा है तो उसने उसको 120 में बेच दिया है। अब बी ने क्या किया है, वापस इसको ए को बेचा है लेकिन 20% लॉस में, 20% लॉस में। तो 120 का 20% क्या होगा, 10% 12 होगा, तो 20% डबल मतलब 24 होगा। तो 120 से -24 करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाता है अभी 96। अब बोला है कि इसमें क्या ऑप्शन इसका हो सकता है। तो देखिए ए पहले से ही जब बी को बेचा था तो पहले ही 20% प्रॉफिट कर लिया था, और जब वापस जब खरीदा फ्रॉम बी तब फिर से क्या किए, जो कॉस्ट प्राइस था उससे 4 रुपीज़ सस्ता में खरीद लिए। तो और मेरा क्या हुआ, 4 रुपीज़ मेरा सस्ता में खरीदने के चलते मेरा और 4 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो टोटल मेरा 24 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। दैट इज ए अर्न्स 25% प्रॉफिट ओवरऑल। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ओके चलिए लिख लेते हैं। ए प्लस बी जो है वो क्या करता है 10 डेज में कंप्लीट करता है, और ये अलोन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो क्या हुआ, सवाल क्या बना, ए और बी जो है वो 10 डेज में एक काम को ख़त्म करता है और ए अकेला 15 डेज में काम को ख़त्म करता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, पिछला वीडियो में मैंने बोले थे टोटल वर्क हमेशा क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो 30 हो गया मेरा टोटल वर्क, 30 यूनिट। अब एफिशिएंसी निकालना है तो 10 दिन में 30 यूनिट करता है, तो ए और बी मिल के एक एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। यही क्या है, ए और बी का कलेक्टिव एफिशिएंसी है। और ए जो है अकेला 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक एक दिन में कंप्लीट करेगा कितना, 2 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट। अब क्या पूछा है कि बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे। पहले तो बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जब ए और बी मिलके 3 यूनिट कम करता है और ए अकेला 2 यूनिट काम करता है पर डे, तो बी अकेला कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा पर डे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, पूरा दिन तो काम कर नहीं रहा है, आधा दिन काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। मतलब हर रोज बी कितना यूनिट काम करेगा, 0.5। अब जब ए और बी मिलके काम करेगा हर रोज, तो ए और बी का अब कलेक्टिव एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का पहले से 2 था और बी का 0.5 हो गया आधा दिन काम करने के चलते। तो कुल मिला के कलेक्टिव एफिशिएंसी हो गया 2.5। टोटल वर्क 30 यूनिट है, 2.5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12 डेज। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। चलिए अच्छा सवाल है। ए और बी जो है ये क्या करता है 20 डेज में काम को खत्म करता है, और बी और सी जो है ये क्या करता है काम को 30 डेज में खत्म करता है। तो फिर से वही सवाल मैंने क्या करा, इसका एलसीएम ले लेते 60। तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे। बी और सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। अब देखिए क्या बोला है, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। इसका सीधा सीधा अर्थ ए निकालता है ए का जो एफिशिएंसी होगा वो सी का डबल होगा। अब देखिए बी और सी दोनों का एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी मैं 1 मान लूँ तो ए का 2 मान लूँ, तो यहाँ पर देखिए बी का 1 आ जाएगा, तो बी यहाँ पर भी 1 होगा तो ये 2 बन जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ सी का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी 1 और ए का एफिशिएंसी 2। तो ए और बी मिला के देखिए मेरा 3 बन जा रहा है जो यहाँ पर 3 है, और बी और सी मिला के मेरा 2 हो जा रहा है जो यहाँ पर मुझे मिला है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी का एफिशिएंसी मेरा कितना है, बी का एफिशिएंसी है 1, तो 1 यूनिट पर डे, तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, 60/1 दैट इज 60 डेज। यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते, इफ x प्लस 1/x 4 है, फाइंड x³ माइनस 1/x³। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छा से समझिए। पिछला वीडियो में मैंने एक चीज़ समझा दिए थे, जब x प्लस 1/x m होता है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, ये आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वो होता है m² - 2, और x³ प्लस 1/x³ निकालना होगा तो वो हो जाएगा आपका
एम क्यूब माइनस 3m, राइट। यही साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जब ऑपोजिट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर x प्लस 1/x आपको दे दिया है, आपको निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। पहले तो मैथ को समझना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आपका गोल है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, मतलब आपको किसी भी तरीक़ा से x माइनस 1/x चाहिए, क्योंकि ये मिल जाएगा, यहाँ से ही आप यहाँ पर पहुँच सकता है। तो एक चीज़ समझिएगा, जब x प्लस x दिया रहेगा और x माइनस 1/x निकालना होगा या उसका ऑपोजिट निकालना होगा, तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए x माइनस 1/x मान लीजिए आपका दिया हुआ है p, आपको क्या निकालना है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x क्या होगा, सबसे पहले तो अंडर रूट आ जाएगा और p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, मतलब क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस 4 होगा। उसी हिसाब से आपको x माइनस 1/x निकालना है और x प्लस 1/x आपको p दिया हुआ है, आपको x माइनस 1/x निकालना है, तब भी क्या करना होगा, अंडर रूट p स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा। अब क्या बोले, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है 4, आपको निकालना है x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x आप कैसे निकालिएगा, मैंने अभी लिखा दिए, अंडर रूट 4 स्क्वायर दैट इज 16, माइनस है तो माइनस होगा और 4, तो 16 माइनस 4 12, तो अंडर रूट 12 मतलब क्या होता है 2√3, ठीक है। अब जब x माइनस 1/x आपका निकल गया है, तो आपको अभी क्या निकालना है, आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये प्लस नहीं होगा, ये आपका माइनस होगा। तो माइनस का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बोल दिए। माइनस में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, दैट इज m क्यूब प्लस 3m। जैसे प्लस में माइनस हुआ था तो माइनस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो मेरा m कितना है, m है मेरा 2√3, या तो आप बोल सकते हैं √12 भी बोल सकते हैं। तो √12 का हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू अंडर रूट 12 माइनस क्या होगा 3√12, ये प्लस होगा 3√12। तो कुल मिला के मेरा कितना आ जाएगा 15√12। अब 15√12 में से 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 30√3। यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन क्लास इज 44 kg। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए। 20 स्टूडेंट जो है उसका एवरेज आपका है 44 kg और 10 स्टूडेंट जो है उसका एवरेज है आपका 38 kg। अब आपको क्या बोला है कि सारा स्टूडेंट को मिला के एवरेज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जब मैं सारा स्टूडेंट को मिला देंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो मिनिमम एवरेज आपका क्या होना चाहिए। 20 स्टूडेंट का एवरेज 44 करके है, मान लीजिए ये 44 का एक बार ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ये है आपका 38। तो देखिए मिनिमम एवरेज तो आपका 38 होना ही है, क्योंकि ये आपका 38 है, ये आपका 44 है। तो मिनिमम एवरेज हम बोलेंगे तो 38 तो एकदम कंफर्म है कि 38 तो होना ही होना है। लेकिन ये जो 44 से 38 मतलब ये जो 6 किलो जो एक्स्ट्रा है 20 स्टूडेंट का, ये क्या होगा, सब में बांट जाएगा, ये सर नो। तो ये जो 6 किलो करके जो एक्स्ट्रा 20 स्टूडेंट में है 38 लेने के बाद, मतलब 6 × 20 इतना वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सारा के सारा 30 स्टूडेंट के अंदर। तो जब 30 स्टूडेंट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आपका कुल मिला के एवरेज क्या होगा, 38 + 4 = 42। 42 इस सवाल का उत्तर है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, पहले तो 20 × 44 करके वेट निकालेगा, फिर 10 × 38 करके वेट निकालेगा, फिर दोनों को जोड़ देगा, फिर उसको 30 से डिवाइड करेगा, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है।
चलिए आगे बढ़ते। देखिए साइन 46 डिग्री बाई कॉस 44 डिग्री, तो देखिए देख के आपको पता चलना चाहिए ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलते हैं, पहले एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होगा कब, जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का समेशन 90 होता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो साइन ए इक्वल्स टू साइन बी होगा, कंडीशन कब है, जब a और b का एडिशन क्या होगा, 90 होगा। अब इसको समझ सकते हैं, इस तरह के भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोले साइन 25 डिग्री, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 75 65 होगा, राइट। साइन 90 माइनस 65। अब देखिए साइन 90 ऑड नंबर है, ऑड फैक्टर है, 90 इंटू 1 मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। और 90 माइनस 65 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया मेरा कॉस 65। ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझना है तो आप मेरा पार्ट 1 या तो पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो देखिए साइन 25 इक्वल्स टू कॉस 65 हुआ, जहाँ पर 65 और 25 को आप जोड़ देंगे तो आपको 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 46 बाई कॉस 44, ये आप देखिए 46 और 44 90 हो रहा है, मतलब साइन 46 बाई कॉस 44 माइनस साइन 44 बाई कॉस 46, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल है तो दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा, और 0 इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते, द टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन। तो चलिए 2 स्टेशन ले लेते हैं, ए और बी, ए बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है। अब बोला है दोनों सेम टाइम पे, मान लेते हैं T1 टाइम पे, दोनों T1 टाइम में जर्नी स्टार्ट किया है एक दूसरे के तरफ, और बीच में एक जगह में जो कोई एक डायरेक्शन से, तो मान लेता हूं मैं ए डायरेक्शन से 230 किलोमीटर में मीट किया है, तो टाइम भी मान लेता हूं मैं T2। तो T2 टाइम पे जब 230 किलोमीटर डिस्टेंस में आके मीट किया है, तो एक पहला ट्रेन 230 किलोमीटर जाएगा, तो दूसरा ट्रेन कितना किलोमीटर आएगा, ये आएगा 170, क्योंकि कुल मिला के मेरा 400 है। अब बोला है कि इसका रेशियो निकालो, स्पीड का रेशियो निकालो, तो मैं बोल सकता हूँ स्पीड का रेशियो क्या होगा, 23:17। 23:17 इसका उत्तर है। कैसे किए, अब एक चीज़ देखिए, आप इसका फॉर्मूला देखिएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब जहाँ पर टाइम कंस्टेंट होगा तो वहाँ क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि दोनों सेम टाइम T1 में जर्नी स्टार्ट किया था और T2 में मीट किया था, मतलब दोनों का जर्नी का जो पीरियड है वो सेम है, राइट। तो जब टाइम जब कांस्टेंट होता है, जब टाइम जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। और जहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यहाँ पर देख लीजिए, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा टाइम के साथ, मतलब टाइम का जो रेशियो होगा उसका ऑपोजिट होगा आपका स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आपका कांस्टेंट था, तो जो डिस्टेंस का रेशियो था वही मैंने स्पीड का रेशियो मान लिए, इसीलिए डायरेक्ट मैंने बोल दिए 23:17 आंसर है। तो चलिए, थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।